हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें हम सबसे पहला लेक्चर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। उससे पहले एक चीज हमें पढ़नी है जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट? हम लोगों ने वेक्टर के बारे में बहुत पढ़ा है कि वेक्टर क्या होता है, कि जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन हम लोगों ने मोशन में प्लेन में पढ़ रखा है, वेक्टर सबट्रैक्शन भी उधर ही पढ़ रखा है। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में हम लोगों ने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट किसको कहते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट, उसमें मल्टीप्लिकेशन देगा। तो ये भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है, बट इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या तो इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, क्यों वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं? उसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते थे? क्योंकि कोई अगर दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे या तो स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें इसका जो रिजल्टेंट आएगा, अब मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर सी दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, जिसमें सी का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा से निकाल सकते हैं। सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं? ए बी साइन थीटा से। जैसे कि ए डॉट बी को कैसे निकाल सकते थे? ए बी कॉस थीटा से। वैसे ए क्रॉस बी को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? ए बी साइन थीटा से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी ऑब्वियसली डायरेक्शन होगी, राइट? अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? डायरेक्शन अगर देखें तो हम लोग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि एक मेरे पास ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है। ठीक है, अब दोनों वेक्टर्स हमारे पास है, कुछ एंगल पे मान लेते हैं, ये 90 डिग्री पे, अब मान लेते हैं कुछ ना कुछ एंगल पे। ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे और दूसरे वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो जो थंब हमारा पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज वेक्टर सी। ठीक है, कहां होगा वो? आउटवर्ड। आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, तो मतलब ए क्रॉस बी ऊपर है तो बी की तरफ जब टर्न करेंगे तो ये थंब जो दिखाएगा दैट विल बी आवर थर्ड वेक्टर, यानी फाइनल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट से निकालते हैं, दैट इज सी। सी की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। अब मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये ए और ये बी, तो ए क्रॉस बी नीचे है तो इनवर्ड होगा हमारा वेक्टर सी। ठीक है, इजी। तो क्या आ जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is given by magnitude of C is the product of magnitude of A and B and the sine of the angle between these two vectors। मतलब AB sin थीटा के बराबर होगा उसका मैग्नीट्यूड। और अगर डायरेक्शन की बात करें दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A and B। मतलब A और B जिस प्लेन में है, यानी x और y एक्सिस में अगर A and B होंगे तो z एक्सिस में हमारा क्या होगा? वेक्टर C होगा। एंड इट इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। हम लोगों ने राइट हैंड रूल से पढ़ रखा है जो कि इजी है। ऐसे टर्न करेंगे तो क्या होगा? हमें डायरेक्शन सी की मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा। अब ये तो नॉर्मल फॉर्म हुआ, जैसे कि अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है और उन दोनों के बीच में एंगल गिवन है, तब हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को कुछ ऐसे दिया हुआ हो, मतलब मान लीजिए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब जाहिर है कि इसमें हम लोग x को x से, y को y से और j के j से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट था। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो हमें करना क्या है कि ऐसे सॉल्व करना है। देखो, a क्रॉस b विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना। तो पहले लिखेंगे i कैप, फिर लिखेंगे j कैप और फिर लिखेंगे k कैप। ठीक है, हमेशा जब भी i लिखेंगे तो लिखेंगे पॉजिटिव में, जब भी j लिखेंगे तो नेगेटिव और k लिखेंगे तो भी पॉजिटिव में। ठीक है, ओके। तो अब जब a क्रॉस b हम लोग लिखते हैं तो पहले a वाले टर्म्स को इधर लिखेंगे। a वाले टर्म्स क्या है? i के साथ ax है, j के साथ ay और k के साथ az। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड वाला टर्म होगा उसको नीचे लिखेंगे, यानी i के साथ bx है और by एंड bz। ठीक है, ओके। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा यानी a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू c विल बी इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे? i को लिखेंगे यानी प्लस i। ओके, जब भी i को लिखेंगे तो इस लाइन को हम लोग भूल जाएंगे। बचा क्या है? ये दो लाइंस। अब इन दोनों लाइंस में क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देना एक दूसरे से। मतलब ay इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई। ठीक है,
अब देखेंगे जे को, जब जे को देखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे, यानी माइनस जे कैप इंटू, अब जब जे को देखेंगे तो इस वाली लाइन को हटा देंगे, तो बचा क्या है, ax इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। ओके, प्लस अब k को आपको लिखेंगे, k को जब लिखेंगे पॉजिटिव में लिखेंगे। ओके, तो अब k को इसको भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, क्या, ax इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी जेड। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग a क्रॉस b को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो मान लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ओके, चलो निकालते हैं। तो a क्रॉस b क्या होगा, पहले i कैप, j कैप एंड k कैप। अब a को पहले लिखेंगे, मतलब i के साथ है 2, इधर 3 एंड k के साथ 4। अब b को लिखेंगे 4 माइनस 2 एंड 6। ओके, सो a क्रॉस b विल बी इक्वल टू पहले i कैप इनटू, जब i को लिखेंगे तो 3 6 18 माइनस 2 इंटू 4, माइनस 2 इंटू 4 इज माइनस 8, माइनस ऑफ माइनस प्लस 8। अब माइनस j कैप इनटू, तो इस लाइन को भूल जाएंगे तो बचेगा 2 6 18, सॉरी 2 6 12 राइट, माइनस 4 4 16। ओके, प्लस k कैप इनटू, तो 2 इंटू माइनस 2 इट विल बी माइनस 4 माइनस 4 3 12। ओके, डन। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a क्रॉस b विल बी इक्वल टू 18 प्लस 8 कितना होगा, 18 प्लस 8 होगा 26 i कैप माइनस 12 माइनस 16 इज माइनस 4, माइनस 4 इंटू माइनस इट विल बी प्लस 4 j कैप प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 12 इज माइनस 16, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 16 k कैप। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर a क्रॉस b इन अ वेक्टर फॉर्म। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो हमें पता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड के लिए रूट ऑफ 26 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 16 का होल स्क्वायर, तो ये करेंगे तो हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, हम लोगों को वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है राइट, रूट ऑफ आई वाले का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, सिंपल इजी। तो इस तरह से हम लोग एक वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं जो कि हमें आगे यूज होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। व्हाट इज ट्रांसलेशन मोशन और व्हाट इज रोटेशनल मोशन? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं किस मोशन के बारे में, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन के बारे में राइट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो अब मान लीजिए कि एक बॉडी है और ये मूव हो रही है ऐसे, तो इस बॉडी का जो हर पॉइंट है सेम डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में, और हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है सेम है राइट, तभी तो लाइक ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। अगर ऐसा होता कि इस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होती तो ये आगे की तरफ ऐसे चला जाता, और इस पॉइंट की अगर कम होती तो पीछे की तरफ रह जाता राइट, तो कुछ ऐसे जाता। बट स्ट्राइट लाइन में जब मूव होगा ऐसे, तो इस मोशन को हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन मोशन, जिसमें एक बॉडी के पास जो है सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन होगा और सेम डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में। देखिए, ट्रांसलेशन मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। मतलब इस बॉडी की अगर बात करूं तो हर पार्टिकल जो है एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन की तरह मूव होगा एंड अंडरगो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम इंटरवल, हेंस द वेलोसिटी as well as acceleration of the particle of the rigid body during translation motion is same। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन के टाइम क्या होगी, सेम होगी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तभी एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अब रोटेशन में क्या होगा सर, रोटेशन में होगा यूं कि ये बॉडी है, अब इसको रोटेट करना ऐसे, देखे ऐसे, मतलब ऐसे था, कुछ ऐसे रोटेट किया, तो देखो राइट, अब ऐसे था, यहां पे मैंने पकड़ा और ऐसे रोटेट किया, तो मतलब जो सेंटर वाला पार्ट था, मिड पार्ट, ये मूव हुआ ही नहीं राइट, जहां था वही है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। हाँ ओके, एक पॉइंट की वेलोसिटी हमारी जीरो होगी, यानी इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ फिक्स्ड पॉइंट। उससे ऊपर वाला जो पॉइंट होगा और उससे नीचे वाला जो पॉइंट होगा, मतलब ये दोनों पॉइंट्स ऐसे एक सर्कल बनाएंगे राइट, जस्ट अबव ये दोनों पॉइंट जो है, देखो ये दोनों पॉइंट जो है जस्ट एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे,
उससे ऊपर वाले पॉइंट्स उससे थोड़ा बड़ा सर्कल, उससे ऊपर वाले उससे थोड़ा बड़ा सर्कल, मतलब ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला पॉइंट बना के एक दूसरे को ऐसे मूव करेंगे। मतलब ये एक मोशन जो हो गया वो कौन सा मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन। तो क्या है देखो, रोटेशनल मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच ए लाइन ऑफ पार्टिकल्स इन द बॉडी रिमेन्स फिक्स्ड, मतलब एक पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है, सेंटर वाला, एंड अदर पार्टिकल्स डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दिस फिक्स्ड लाइन, मतलब इस फिक्स्ड लाइन के अलोंग एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे बनाते जाएंगे। दिस फिक्स्ड लाइन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस फिक्स्ड लाइन को, मतलब मान लीजिए कि ऐसे रोटेट हो रहा है, राइट, यहाँ पे अगर एक लाइन खींच देंगे तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि अगर कोई ऐसे रोटेट हो रहा है तो सेंटर से अगर लाइन खींचेंगे तो क्योंकि मैं ऐसे रोटेट हो रहा हूं तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, डन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास को एक नॉर्मल डेफिनेशन के साथ कहता हूं कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? ऐसा मास, ऐसा पॉइंट जहां पे एक बॉडी बैलेंस हो सकती है, जहां पे क्या हो सकता है, एक बॉडी बैलेंस हो सकती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, क्या ये सेंटर में है? नहीं, इस साइड थोड़ा सा ज्यादा है, इस साइड थोड़ा सा कम है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? द मास, जहां पे पूरा मास हम बॉडी का कंसीडर कर सकते हैं, या तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। Center of mass of a system is basically the point where entire mass of the system is assumed to be concentrated. Assume कर सकते हैं कि center of mass में हमारी बॉडी का जो मास है उस पॉइंट पे पूरा concentrated है, ठीक है, assume कर सकते हैं। या तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं बॉडी को, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास क्या है, राइट? सेंटर ऑफ मास होता कैसे है कि लाइक कहाँ पे रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो कि एक सिस्टम है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसके बॉडी के अंदर ही हो सकता है। अच्छा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास अनसिमेट्रिकल पॉइंट पे होगा, यानी मिड पॉइंट पे नहीं होगा, थोड़ा सा राइट या लेफ्ट में होगा। कहां होगा? जहां, वहां होगा जहां पे मास ज्यादा होगा। जैसे कि अगर इस बॉडी की बात करूं तो इस साइड मास थोड़ा सा कम है और इस साइड मास थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस पॉइंट के नजदीक में सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे कि अब मान लो कि मेरे पास दो बॉडीज है, M1 और M2। अगर इस दोनों बॉडी को मिला के मैं एक सिस्टम मानूं, इसको एक सिस्टम अगर मान लो, तो मान लीजिए कि M1 जो है ज्यादा है M2 से, तो हमारा सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होने की बजाय कहीं इधर होगा। क्या होगा? कहीं थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास या तो बॉडी के अंदर हो सकता है या ऐसे बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी आल्सो, ठीक है। चलो, ओके, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं? देखिए कुछ ऐसे, मान लीजिए कि ओरिजिन से R1 पोजीशन पे एक मास है M1 और R2 पोजीशन पे दूसरा मास है हमारा M2, ठीक है। अब ये है इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग, इस लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, मान लेते हैं कहीं इधर है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ यूं निकालते हैं कि M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अगर n टर्म्स होंगे तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 टिल Mn Rn डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 टिल Mn, ठीक है, ओके। ये हुआ पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अगर ऐसे कहे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करूं मैं, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें कि अगर आपसे कहे कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है, मतलब ये वाला XCM, और वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है, ये वाला है YCM, मतलब इस पॉइंट का, राइट। तो लोकेशन अगर उसकी पूछे कि ये x, y होगी, यानी XCM, YCM होगी, तो व्हाट इज XCM एंड व्हाट इज YCM अगर वैसे पूछ ले तो हम लोगों को निकालना है ऐसे, XCM विल बी इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अगर n टर्म्स होंगे तो सिंपली ऐड करते जाएंगे, राइट, ओके। अगर YCM की अगर बात करूं तो यह हो जाएगा M1 y1 प्लस M2 y2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ZCM आप लोग लिख सकते हैं, राइट। व्हाट विल बी ZCM? M1 Z1 प्लस M2 Z2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या पूछा है। अगर x और y के कोऑर्डिनेट्स पूछा है तो x और y का अलग से निकाल लेंगे और डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या तो अगर पोजीशन के हिसाब से पूछा है तो पोजीशन के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलो अच्छा, अब क्या होगा अगर मास जो है वो डिसकंटिन्यूस है, जैसे कि एक बॉडी है, राइट, एक पत्थर है, चलो पत्थर का मास अलग अलग जगह अलग अलग होगा, मतलब एक सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है। तो वैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, तो कुछ ऐसे निकालते हैं, RCM विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RDM डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM, इंटीग्रेशन ऑफ RDM डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। चलो अच्छा, तो XCM की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ XDM डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। YCM की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ YDM डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। अगर ZCM की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ ZDM डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। मतलब इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि मास अगर चेंज हो रहा होगा तो उस हिसाब से हम लोग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अगर मास कांस्टेंट होगा तो इस तरह से लिखेंगे, m1r1 + m2r2 डिवाइड बाई m1 + m2। डन। चलो अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन के कुछ बेसिक्स की। ठीक है, अब व्हाट इज रोटेशनल मोशन के कुछ बेसिक्स हैं, हम लोगों ने मोशन प्लेन चैप्टर में पढ़ रखा है, क्या क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब पढ़ रखा है, राइट, तो वही पढ़ना है फिर से। तो सबसे पहला टर्म इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाउ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट था, वो इस पॉइंट पे था A, गया इस पॉइंट पे B पे, तो A से B का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी S, एंड जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी थीटा। मान लेते हैं ये रेडियस R, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो द एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर है, राइट, इसके या तो पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, द एंगल कवर्ड बाय अ पोजीशन वेक्टर इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना एंगल एक पोजीशन वेक्टर कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विल बी इक्वल टू S बाई R, जिसकी यूनिट होगी रेडियन, यूनिट इज व्हाट, रेडियन। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर बात करें कि रिलेशन क्या होगा किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, वो क्या है, कुछ ऐसा है, यहां से थीटा इज इक्वल टू S बाई R, राइट, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू R इंटू थीटा हो जाएगा, S इज इक्वल टू R इंटू थीटा हो जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू S बाई R हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था। ओके, चलो अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी नाउ, एंगुलर वेलोसिटी, इसको भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, हाँ सर। ओके, व्हाट वाज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट द टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। तो उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्या हो जाएगी ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा कैन बी रिटन एज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, सिंपल। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड, एंड डायमेंशन क्या होगा भाई, डायमेंशन विल बी टी पावर -1। क्यों 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 सर, क्योंकि रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में ही पढ़ रखा है। ठीक है, रेडियन का डायमेंशन नहीं होता क्योंकि वो एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। चलो अब इसका रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या है रिलेशन लीनियर और एंगुलर, तो देखते हैं। व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट डेल्टा S बाई डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, तो S को मैं क्या लिख सकता हूँ, S को लिख सकता हूँ R थीटा, तो यहां से डेल्टा इंटू R थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो V कैन बी रिटन एज, अब R तो है कांस्टेंट तो R बाहर ही रहेगा, तो बचेगा क्या, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, दैट इज नथिंग बट ओमेगा, तो कैन V will be equal to R into omega, V is equal to R omega, जैसे थीटा इज इक्वल टू S इज इक्वल टू R थीटा है, V इज इक्वल टू R ओमेगा हो जाएगा, सिंपल इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन,
व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। व्हाट वाज लीनियर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर unit time. Okay, so alpha can be written as delta omega by delta t, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन विल बी t पावर -2, क्योंकि रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता। अच्छा, अब इसका रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, अब हमारे पास जब भी एक रोटेशनल मोशन होता है, जब भी एक रोटेशनल मोशन है, हमारे पास दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे। एक तो होगा टेंजेंट के अलोंग, जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक होगा सेंटर के अलोंग, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है इसका नेट एक्सेलरेशन सेंटर में होगा, तो इस तरह से ये ऐसे रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। ओके, ये काम करेगा इसको सेंटर की तरफ लाने के लिए, ये काम करेगा इसको टेंजेंट की तरफ लेके जाने के लिए, तो उस वजह से वो क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन हम लोग इधर लेंगे, इधर लेंगे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचने में मदद करता है, ये मूव करने में मदद करता है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है एक्चुअली मूव करने में मदद करता है, वहां पे वेलोसिटी लेते हैं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी बाय टाइम। बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला नहीं था, हम लोगों ने डिराइव किया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v² r या ω² r या v × ओमेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो at विल बी इक्वल टू r × अल्फा, सिंपल, जैसे s इज इक्वल टू r थीटा था, v इज इक्वल टू r ओमेगा था, at विल बी इक्वल टू r अल्फा। यहाँ पे t क्या है, t इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, व्हिच एक्सेलरेशन इज दिस, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में, सॉरी इस लेक्चर में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिटेल में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, डाउनलोड कीजिए नोट्स, आपको मिलते हैं, बाय बाय।